जो जोड़े तैयार होंगे वो लोग क्रांतिकारी हैं, वो बड़े क्रांतिकारी हैं। वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे पैसे भले ही मत दो, परंतु वो पहल करने को तैयार हो रहे हैं। उनको कुछ सुनना भी पड़ सकता है, ऐसा माना जाता है, तो वो सुनने की हिम्मत रख रहे हैं। जो डरते हैं वो तो डर रहे हैं। हमने कई लोगों से बातचीत की है, बहुत ज्यादा डर रहे हैं कई लोग। और जो हिम्मतवर हैं वो कह रहे हैं हाँ क्यों नहीं, माड़ियों में हुआ था, और दूर दराज कोटा में होता है, मालवा में होता है, लंबे समय से होता है, तो क्यों नहीं, क्या दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से हीरो वो होने चाहिए। जब भी ये आयोजन हो रहा है, होगा, तो वहां उन्हीं के नाम आगे होने चाहिए कि भाई ये लोग हैं जो इस क्रांतिकारी पहल में कदम रखने को तैयार हुए, अपनी रुचि से, अपनी मर्जी से। किसी ने इनको समझाया हो ऐसा नहीं, इनकी खुद की समझ है, इनकी होशियारी है। ये इसलिए तैयार हुए हैं कि आज हम हमारे बच्चे और बच्ची की शादी इस सामूहिक विवाह में करेंगे, तो भविष्य में हमारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे, और समाज में जो फिजूल खर्ची है वो कम हो जाएगी, और यही पैसा अन्य जगह काम आएगा। तो ये उन लोगों की हिम्मत है। डरने से क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इस बात से डर के बैठ जाते हैं। तो ये जो लोग हैं जो सबसे पहले इसमें पहल कर रहे हैं, अपने बच्चे और बच्ची की शादी करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से आ रहे हैं, तो ये लोग हीरो हैं इस कार्यक्रम के। लोग कहेंगे कि ये तो खर्चे से डर गए या कुछ भी, परंतु ये खर्चे से नहीं डरे हैं। खर्चा तो इनको करना ही पड़ता है, ये सामूहिक विवाह नहीं होता तो करते, परंतु ये लोगों के डर को मिटाने के लिए, लोगों में जो भय बैठा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कोई हंसी मजाक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, नहीं, इन्होंने कहा नहीं, लोग चाहे कुछ भी को, हमें हमारी इस इलाके में ये नई मुहिम है, इसमें आगे बढ़ना है, और हम आगे बढ़ेंगे, हम करके रहेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। भारत में विधवा विवाह, जैसे सती प्रथा को रोका है राजा राम मोहन राय ने, इसी प्रकार कलकत्ता के एक और आदमी हुए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और विधवा विवाह होता नहीं था। विधवा विवाह हमारे देश में सिर्फ पिछड़े वर्गों में होता था। ऊंची जाति जो है, जो कुलीन लोग हैं, ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनमें विधवा विवाह होते नहीं थे। और जो विधवा विवाह जो जातियां करती थी उनको नीचा माना जाता था। और वो भी क्या करती थी कि रात के अंधेरे में चुपके से, किसी को बता नहीं, कोई गीत गाड़ कुछ नहीं होता, चुपचाप अंधेरे में बैलगाड़ी जोत के आते और बिटिया को बिठा के रवाना कर देते। तो रात के अंधेरे में कोई उसका मुंह नहीं देखे, इस प्रकार की, तो फिर भी विधवा विवाह हो जाता था, कम से कम उसको वापस उसका जीवन खड़ा हो जाता था। तो ये हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा था, और सभी मानते थे, क्योंकि विधवा को बुरी तरह मारा जाता था। उसका खाना पीना, उसका मुंह नहीं देखना, उसको खाने को नहीं देना, उससे कोई बोलना नहीं। तो इस प्रकार की दुर्गति थी, बड़ी दिक्कत थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। तो उन्होंने तय किया कि मैं मेरे बेटे की शादी विधवा से करूंगा। और उन्होंने, तो लोगों ने बड़ा अचंभा हुआ, यार आदमी कैसे करेगा। कहते हैं कि बहुत सारे लोग आए, देखना तो मुंह नहीं चाहते थे विधवा का, तो परंतु दूर से देखते रहे कि वास्तव में ये तो हो रहा है, और उसने करके दिखा दिया। और परंपरा, हालांकि अभी भी बहुत कम विधवा विवाह होते हैं कुछ जातियों में, पर वो परंपरा उन्होंने उस समय शुरू कर दी। ये होता है क्रांतिकारी आदमी का लक्षण, जो क्रांति कर देता है कोई। तो ये जो लोग क्रांतिकारी हैं, जो सामूहिक विवाह में पहली बार अपने बच्चे बच्ची की शादी करने को हो रहे हैं तैयार, ये केवल जाट जाति के नहीं, यहाँ पूरे मारवाड़ में माहौल बनेगा। इन लोगों, इन बच्चों की, इन बच्चियों की शादी होने के बाद पूरे मारवाड़ में ये होगा
कि जाटों का एक सामूहिक विवाह था और ये लोग जो है सबसे आगे आए, ये बने बलदेव राम मिर्धा, ये क्रांतिकारी है। इन्होंने छोड़ा अपना सब लालच, नई लीक खींचने में तैयार हो गए। तो ये एक, तो हमें मेरे हिसाब से हीरो इन्हें मानना होगा, नायक इन्हें मानना होगा। जब आयोजन होता है उसमें जो जो तैयार होते हैं उनको सम्मानित किया जाना चाहिए सबसे ज़्यादा, सबसे पहले उनकी महिमा होनी चाहिए। और आगे भी जब सामूहिक विवाह हो तो उनकी बात की जानी चाहिए कि ये है वो लोग जिन्होंने ये लाइन खींच दी, ये रास्ता निकाल दिया, नया मार्ग बना दिया हमारे लिए। तो वो उनकी कीमत होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन शुल्क अनिवार्य हो या ऐच्छिक, ये तो खैर उनका कार्यकारिणी की कल बैठक हो वहाँ पर होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क होती है जहाँ बहुत पुराने ज़माने से सामूहिक विवाह का प्रचलन है, वहाँ तो बड़ी रजिस्ट्रेशन फीस कई जगह 51,000 1 लाख तक की फीस होती है, क्योंकि वहाँ तो परंपरा चल पड़ी है, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। फटाफट आया, रजिस्ट्रेशन करवाया, पैसे दिए और शादी के लिए आ गए, क्योंकि सभी करवाते हैं, कोई एक अकेला तो कर नहीं रहा ऐसा, इसलिए वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर यहाँ पर जब पहली बार है तो रजिस्ट्रेशन फीस इच्छा अनुसार रखी जाए तो ठीक है, या वो छोटी सी रखी जाए, सिंबॉलिक रखी जाए। दूसरी बात है तो अच्छा रहेगा शायद, सामूहिक विवाह के बाद घर पर छोटा मोटा फंक्शन करने की छूट रखी जानी चाहिए या नहीं। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर हैं, आरुषि जी मलिक के कहने के बाद में बहुत सारे लोग यहाँ पर जोड़ों, तैयार होने वाले जोड़ों के यहाँ पर संपर्क कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जब वो लोग कह रहे हैं यार गांव वालों को जब हम निमंत्रण नहीं देंगे, न्यूतपात में जिमाएंगे नहीं, तो यहाँ पर लोग बातें करेंगे फालतू की। तो वो कह रहे हैं उनमें से कोई कह दे कि यार बाद में कर लेना, आप छोटा मोटा घर पे जाके एक अलग से कर लेना। तो मैं इस पे बात करूंगा कि माड़ी जाति में जो सामूहिक विवाह हो रहे हैं उनमें ये पाबंदी रहती है कि यहाँ सामूहिक विवाह में जिसने अपने बच्चे बच्ची की शादी की है वो 1 साल तक अपने घर पर ऐसा कोई फंक्शन नहीं करेगा। क्योंकि जब ये कहा जाता है कि छोटा मोटा घर पे कर लेना, छोटा मोटा कुछ होता नहीं है। छोटा मोटा का क्या मतलब कि थोड़ी थोड़ी मिठाई 1-1 पीस दे दो पूरे गांव को, लोगों को, या गांव में से जो आपके घर में सामान्यतः आमंत्रित होते हैं उनमें से कई लोगों को टाल दो, अलग कर दो कि तुम्हें नहीं बुलाएंगे, छोटे मोटे इनको बुलाएंगे, या छोटे बच्चों को बुला लो, बड़े वालों को नहीं बुलाओ। ये छोटा मोटा कुछ नहीं होता है, तो पूरा ही होता है। यहाँ तो से सवामणि के नाम का जागरण करते हैं तो वो जितनी न्यूत बांत होती है गांव में पूरा दिया जाता है, या कोई भी कार्यक्रम होता है तो पूरे जितने निमंत्रण होते हैं वो पूरे ही होते हैं, नहीं तो किसी का नहीं होता है। तो छोटा मोटा वाली बात में तो कोई तुक नहीं है, और छोटा मोटा की कोई सीमा भी नहीं है। 10,000 आदमियों का खाना बनाओ, तुम कह दो छोटा मोटा ही किया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लाख का बनता है, ये 10,000 का ही किया है। तो छोटे मोटे की तो कोई वो नहीं है। इसलिए मेरी जो सोच है, क्योंकि माड़ी समाज के लोगों ने ये तय कर रखा है कि 1 साल तक उस घर में कोई ऐसा फंक्शन उसकी एवज में नहीं होना चाहिए। ये एवज में है कि वहाँ कर लिया शादी, वहाँ कर ली, या आके गांव वालों को निमंत्रण दे दिया, कि नहीं, ऐसा 1 साल तक। जैसे मृत्यु भोज का जो कानून बना ना, अधिनियम, उसमें भी है कि मृतक के घर में 1 साल तक किसी को इस प्रकार का बोझ नहीं करना चाहिए। करता है तो 1 साल तक मृत्यु बोझ कहलाता है, पूरे 1 साल में कभी भी करता है तो ठीक इसी प्रकार का उन्होंने इसमें निर्णय ले रखा है। ये तो सामाजिक मामला है। तो ये छूट वूट तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर छूट रखेंगे तो फिर वो छोटे मोटे की, मुझे नहीं लगता है वो छोटा मोटा होता क्या है। कुछ मित्रों ने मुझे कहा यार ये ऐसा करें, छोटे मोटे की उनको कह दो छोटा मोटा घर पे भी कर लेना। छोटा मोटा क्या करेंगे वो, छोटे मोटे की क्या लिमिटेशन है। छोटे मोटे का मतलब 50 आदमियों का खाना देना या 100 का देना, छोटा मोटा होता क्या है इसके। इसलिए वो मुझे ठीक नहीं लगा। मेरे हिसाब से वो नियम वही रखना चाहिए जो माली जाति के लोगों ने रख रखा है कि 1 साल तक, 1 साल बाद में चाहे बड़ा कर देना, 1 साल तक तो लोग कहेंगे तो सुनना पड़ेगा।
तुम अगर क्रांतिकारी हो तो क्रांतिकारी सुन लेते हैं, किसी की परवाह नहीं, कीचड़ उछलता रहता है। क्रांतिकारी अगर परवाह करते हैं तो क्रांतियां होती नहीं इस दुनिया में, समाज आज दकियानूसी बना रहता। सामूहिक विवाह क्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन। सामूहिक विवाह की जो परिभाषा मुझे ठीक लगी वो है कि एक से अधिक परिवारों के शादी योग्य सभी जोड़ों के लिए एक ही आयोजन में विवाह करना सामूहिक विवाह है। देखो इसमें देखना है, शादी योग्य जोड़े। ऐसे सामूहिक विवाह तो करते हैं, कई परिवार की 8-10 बच्चियों को एक साथ शादी कर देते हैं, पर उनमें कोई तो 2 साल की है, कोई 3 साल की है, कोई 8 साल की है, कोई 15 साल की है, कोई 30 साल की हो गई, 25 की, 30 की। क्यों 25-30 वाली को रोक कर रखा कि जब तक और जितनी बच्चियां हो जाए उनकी सबकी साथ में शादी करनी है। वो एक तरह से सामूहिक विवाह कर रहे हैं वो, परंतु ये तो कोई तरीका ठीक नहीं रहा। जिसकी उम्र हो गई शादी की उसकी शादी उसी वक्त होनी चाहिए कायदे से। ये थोड़ा ये छोटी वाली अभी छोटी ज़्यादा है या अभी और जन्म लेने वाली बच्चियां हैं उनका इंतजार करेंगे और फिर उनकी सबसे की साथ में करें। तो विवाह योग्य जोड़े और एक से अधिक परिवारों से शादी योग्य जोड़े जो होते हैं उनका अगर एक ही आयोजन में विवाह होता है तो वह सामूहिक विवाह है। ऐसी प्रथा कहाँ कहाँ पर है उस पर अपन ने चर्चा की अभी। क्या हमारे इलाके के लोग सामूहिक विवाह योजना के संबंध में जानते हैं? हाँ देखो, मैंने यहाँ बातचीत की तो पता चला कि यहाँ की काफी पुरानी बुजुर्ग औरतें भी जानती है सम्मेलन की शादी, क्योंकि पहले मालवा में आना जाना रहता था, अकाल पड़ता था तो खाने कमाने के लिए वहां जाते थे यहाँ के लोग, तो वहां देखते थे सम्मेलन की शादी को जानते हैं ये लोग, या सम्मेलन को ब्याह मान जान है, तो यहाँ लोग जानते हैं। वैसे जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, जिनको और कोई खबर नहीं है, फिर भी वो जानते हैं। इनको उनको पता नहीं है कि हम हमारे यहाँ भी होने लग गया, माली जाति में हो रहा है, और अब तो हमारे जाटों में भी शुरू हो रहा है। वो वहां उन्होंने देख रखा है, तो परिचित लोग हैं। ये जब मैंने इधर उधर पूछताछ की तो पता चला। करनाल में आयोजित इस कार्यक्रम के क्या परिणाम होंगे? करनाल में अगर ये हो जाता है तो जैसा मैंने पहले भी बात की, अगर ऐसा हम सफल कर देते हैं, बड़ा आयोजन कर लेते हैं, तो फिर देखो आप मेघवाड़ों में होंगे, प्रजापतों में होंगे, सभी जाति वर्गों में आयोजन होने लगेंगे। क्योंकि जाट यहाँ की बहुत बड़ी कौम है, बहुसंख्यक जाति की, बहुसंख्यक है, और जब ये शुरू कर देते हैं तो उनकी देखा देखी आराम से शुरू हो जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छी गति मिलेगी और इसकी सफलता बहुत जरूरी है। सामूहिक विवाह के लाभ क्या है? हाँ, इसका क्या फायदा? सामूहिक विवाह का क्या फायदा? अलग अलग विवाह करने में, सामूहिक विवाह में ऐसा कौन सा फर्क पड़ जाता है? तो ये तो देखो, फायदे की अगर बात करें तो मैं बहुत ही अपन अपन एक गांव में अपन खाना बनाते हैं अपने घर पे, हर घर में खाना बनता है। जैसे मान लो मेरी गांव में 1000 परिवार हैं, 1000 जगह खाना बन रहा है, और यही खाना गांव में एक ही जगह बना लिया जाए पूरे गांव का, तो 1000 घरों में जितना बर्तनों के तेल चिपकता है उतना तेल तो सिर्फ 8-10 तरह की सब्जी बनाई जा सकती है। एक ही जगह बना लो पूरे गांव का। मान लो एक ऐसा हो जाए, सहकार भाव से करें, और ऐसा गांव में ऐसी एकता हो जाए, तो अपन जितना हर घर में साग बचता है बहुत ज्यादा, हर घर के कितने बर्तन, 1000 घरों में 1000 बर्तन जलते हैं चूल्हों पर, वहां बड़े बड़े 10-20-30 बर्तनों में हो जाएगा सारा काम। 10 तरह की सब्जियां बन जाएगी, जिसको जो पसंद हो वो खा ले। और श्रम कितना बचेगा, परिश्रम। हर घर में खाने पानी की व्यवस्था के लिए 1 या 2 आदमी दिन में डेली 8 घंटे की, 7-8 घंटे की ड्यूटी देते हैं। आटा तैयार करना है, दाल तैयार करना है, अनाज को साफ करना है, फिर बनाने के लिए उसके लिए पानी की व्यवस्था और ईंधन की व्यवस्था सारा। और जितना ईंधन 1000 घरों के तवों को गर्म करने में लगता है ईंधन, उतने ईंधन में तो 1000 घरों का खाना बन जाएगा वहां पर, जब हम सामूहिक भोज बनाएंगे तो। और सिर्फ
50 आदमी ये काम कर सकते हैं, और 1000 घरों में लेबर कितनी लगती है, 1000 आदमी काम करते हैं, जबकि 50-60 आदमी वो पूरा खाना बना सकते हैं। तो मतलब उसमें 25% खर्च होता है अगर सामूहिक खाना बना लिया जाए पूरे गांव का एक जगह, सहकार भाव से ऐसी कोई सिस्टम हो जाए तो ये तो सामूहिक का तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा यहाँ तो क्या है, यहाँ तो लोगों की मदद के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है उनका धन काम में लिया जाना है, तो ये तो बहुत ही अच्छा। और भी, और नहीं भी हो तो जैसे अगर खुद के खर्चे से 50 जोड़े, 50 शादियां जो हो रही है, 50 जने एक साथ शादी करें, किसी से कुछ नहीं लें, तो भी वो जितना 50 शादियों में अलग अलग जगह जो पैसा लगेगा उसका 25% भी नहीं लगेगा। अगर एक जगह कर ले 50 जने, किसी दूसरे से 1 रुपया भी नहीं लें और अपनी रकम लगाएं, सभी सब अपना रुपया इकट्ठा कर लें कि 50 शादियों में कितना खर्च होगा वो हम सब अपन देंगे तो उनको वो जो अगर 50 जगह होती तो जितना खर्च होता उसका 25% खर्च होगा ज़्यादा से ज़्यादा, एक जगह करने पर इतना फायदा होता है। दूसरा यहाँ पर लाभ का मतलब है कि जो अनावश्यक खर्चा है वो रुक जाएगा, और अनावश्यक खर्चा अगर रुक जाए तो जो अनिवार्य खर्चे किए जाने चाहिए थे वो उनके लिए हमें सहूलियत मिल जाती है। अनिवार्य खर्चे जैसे बच्चों की कोचिंग है, बच्चों की पढ़ाई है, स्वास्थ्य है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग बीमारियों को लिए बैठे रहते हैं, क्या करें, तांती बांध दो, फेरी दे दो, डॉक्टर गंजा रुपया लाग जाए, तो बहुत ही यूं इस प्रकार बीमारियां बढ़ती जाती है। तो ये स्वास्थ्य जो सबसे पहलो सुख निरोगी काया, निरोगी काया नहीं है और आदमी इलाज कराना नहीं चाहता। उसको पता है इलाज करवाऊंगा तो मैं टनाटन हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, परंतु पैसे लग जाएंगे। बहुत सबसे ज्यादा जो अनिवार्य खर्च है वो नहीं किया जाता, शिक्षा पर खर्च किए नहीं जा सकते, पोषण की जो व्यवस्था है उस पर खर्च होता नहीं, सब्जी फल इत्यादि भी हम टाइम पर नहीं ला सकते, भूखे प्यासे पसीने का ताल ताल होकर के काम करना, पेट काट करके पैसे इकट्ठे करना, 10 लाख 15 लाख इकट्ठे करना, या 10 लाख इकट्ठे हो गए और 20 लाख शादी में लगेंगे तो 20 लाख लगाना और 10 लाख का कर्ज हो जाना, मतलब जीवन भर रूखा सूखा जैसा तैसा खा के काम चलाते हैं। पर्यटन वगैरह के तो सोच ही नहीं पाता आदमी, बच्चों की शिक्षा नहीं हो रही है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जा सकता, तो कैसे आगे सोचेगा दूसरी चीजें। तो विलासिता की तो कोई नाम ही नहीं है, परंतु उसको एक ही साथ स्वा करना होता है। एक साथ इतना बड़ा खर्चा करने वाले हम दुनिया के सबसे मूर्ख लोग हैं। मेरा क्या है कि मैं विदेशी लोगों से भी मिलता रहा हूं, तो विदेशों में क्या है, विदेशों में किसी भी आदमी का जैसे डेली का खर्च है, किसी परिवार का डेली का 400 रुपये खर्च है, 500 या 1000 है, तो वो पूरे साल 1000 चलेगा। हाँ, कभी कोई फंक्शन हो गया, नव वर्ष हो गया, कोई क्रिसमस हो गया, तो 1000 की जगह 4-5 हजार खर्च हो गया। इससे ज्यादा पूरी जिंदगी में खर्चा कभी एक दिन के लिए ऐसा खर्चा नहीं होता। हमारे यहाँ रोज का खर्चा तो थोड़ा 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 थोड़ा, और एक दिन ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ चिपका हुआ मिलेगा, और एक दिन का खर्च वो जो 10 साल में जो खर्च नहीं किया उससे 10 गुना एक दिन में खर्च कर देते हैं। पूरा कमाया कुमाया कुछ कर्जा करके स्वा एकदम दपड़ को करा, एक हाथ दपड़ को मोटो, एड़ा जिंदगी में 2-3 बार दपड़ा का हुआ हर एक आदमी हूं, एक आधो मृत्यु बोझ, एक आधो ब्याह वालों काम, और वो दपड़ को एक दिन में करना पड़े, और बाकी दिन भूखू तीसुर कहीं है अपन को। अगर औसत जीवन की स्थिति देखें तो आदमी कहाँ जी रहा है। तो हमें
ऐसी मूर्खताएं हमारे यहाँ हो रही। तो फिर क्या होता है कि अगर हम ऐसा करने लगे, सामूहिक विवाह अगर कर लें, तो ये खर्चे, एक दिन में होने वाला बहुत बड़ा खर्च से हम बच जाएंगे। दूसरा, जिस बच्चे की उम्र विवाह योग्य हो गई उसकी शादी उसी साल, जैसे इस साल जो जो बच्चियां विवाह योग्य हो रही है, जो जो बच्चे हो रहे हैं, उनकी 31 को करनाल में शादी हो जाएगी। अब उनसे जो छोटी बहनें हैं उनकी शादी अगली साल होगी, उनसे छोटी है उनकी उसके अगली साल। यहां तो 25 वर्ष वाली और 5 वर्ष वाली की एक साथ शादी करनी पड़ती है। ऐसे 5 बार अगर शादियां करे तो हालत खराब हो जाए। वैसे जो 4-4 5-5 बच्चों की एक साथ शादी कर रहे हैं वो भी तो गांव वालों को एक तरह से धोखा ही दे रहे हैं बेचारों को, क्योंकि ये तो 5 बार अपेक्षा कर रहे हैं कुछ खाने पीने की, और ये एक बार में ही करना चाहता है। बेवकूफ समझ रखा है हमको। वो भी सामूहिक विवाह ही एक तरह से देखा जाए तो, जो 5 बच्चों की एक परिवार की, काका बाबा की 5-7 बच्चों की एक साथ शादी, ये तो सामूहिक विवाह है। परंतु अब समाज, वो परंपरा चल रही है इसलिए उसको उसको मान्यता है, चल रही है भाई कोई बात नहीं करो, पर उसको कुछ बाल विवाह भी साथ में करने पड़ेंगे, कुछ अधिक उम्र की बच्चों को भी साथ में सबमिट करना पड़ेगा। तो ये एक विसंगति है उसकी बहुत बड़ी। जिनकी शादी हो जानी चाहिए थी 4 साल पहले उनको रोक रखा है, और जिनकी शादी अभी 15 साल बाद में होनी है उनकी शादी आज की जा रही है। तो हमारी अगर देखें तो बाल विवाह से बच सकते हैं। दूसरा, पर्यटन इत्यादि के बारे में भी विचार होगा, फिर हम घूमने भी जाएंगे, विदेश तक घूमने जाएंगे। क्योंकि अगर एक साथ एक दिन में 20 लाख 30 लाख जो खर्च हो रहा है वो नहीं होगा तो फिर तो हमारा जीवन का स्तर बदल जाएगा पूरा का पूरा। हर घर में 4-5 गाड़ियां खड़ी रहेगी, कम से कम हर घर में 2 कार तो होगी होगी। आज तो एक कार की भी समस्या हमारे यहाँ पर। अगर हम इस प्रकार के खर्चों पर अंकुश लगा लें तो हर घर में 2-2 कार होगी, कि एक कार इधर गई है तो एक लो, इधर जाना है तो ये लो, दूसरी गाड़ी बाहर निकालो। ये होगा अगर अपन इस प्रकार बचत करना सीख जाएंगे तो, अन्यथा नहीं होगा। फिर हम ऐसी घिसी पिटी जिंदगी जिएंगे और एक दिन सफेद कपड़े पहन करके सापा लगा करके यूं अकड़ दज मकड़ दज होके बैठ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं देखता हूँ, मैंने देखा कि हमारे अगर जाटों में या इन जातियों में जो गांवों में इस प्रकार की दकियानुसी सोच रखती है, उनमें से 95% तो ऐसे लोग हैं जो रेलवे के स्लीपर क्लास में भी कभी नहीं बैठ पाते। वो कुछ नहीं, स्लीपर क्लास बस के किराए से कम है, परंतु वो तो सोचते हैं ये तो पता नहीं किन के लिए बने हुए डिब्बे हैं। रिजर्वेशन का टिकट पहले तो खिड़कियों पे लाना पड़ता था, आज भी मैं मेरे कई टीचर साथियों के 8-10 टीचरों के तो मैंने काम पड़ गया जिनके मैं रिजर्वेशन के टिकट बनाता हूँ। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कुछ, टिकट बन गया तो कैंसिलेशन का पता नहीं। टिकट यहाँ से बनाना है नागौर से जयपुर का या नागौर से दिल्ली का, और बाय द वे फुल है तो बोर्डिंग नागौर का रख लें, टिकट पीछे से बना लें और हमें टिकट कंफर्म मिल जाए। ये चीजें पता ही नहीं, यह हालत है हमारी। और रेलवे का, हवाई जहाज का तो अभी सोच ही नहीं पाते। जब तक हमारे पास बचत नहीं हम कैसे करेंगे ये। भाई मैं 60 साल का हो रहा हूं और इस साल पहली बार हवाई जहाज में बैठा हूं। बच्चों का विचार हो गया तो मैंने कहा चलो, तो होटलों में भी रहे, उनका भी पता चला होटलों में कैसा सिस्टम है, हवाई जहाज की यात्रा कैसे की जाती है। परंतु जैसे मैं तो क्या है कि वैसे काफ़ी एडवांस रहा हूँ, बाकी मुझे लगता है कि मेरे बराबर की हैसियत वाले, आर्थिक स्थिति वाले बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं मेरे से भी ज़्यादा, कि मैं थोड़ा आगे चलने वाला हूँ, आधुनिक सोच का व्यक्ति हूँ। तो मैं टेक्नोलॉजी में भी ठीक जानता हूँ। जैसे हवाई टिकट भी बनाने थे, मेरा बच्चा इंजीनियर है,
जब भी उसको रेल का टिकट कहीं बनाना तो मुझे कहता दिल्ली जाना हो, चाहे जयपुर जाना हो, चाहे पटियाला जाना हो, कहीं भी जाना हो, मुझे कहता है कि वो कि कहाँ पर पड़ता है, उसके लिए रेल की देखो, हमें उस दिन जाना है। तो टिकट मैं ही बनाता हूँ, वापसी की टिकट भी मैं ही बनाता हूँ सामान्यतः। तो ये इस प्रकार हवाई जहाज का ये जो काम पड़ा, तो उसने कहा पता करो तो हमारी हालत क्या है, मैं किससे पूछूं कि हवाई जहाज में का टिकट बनाना है। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, टिकट वाला भी मिल गया, परंतु अब लगेज का मामला आ गया, अटक गया। लगेज में ऑनलाइन में जो चीजें देखी, वहां मैंने देखा कि इतने इतने इंच तो थैले की लंबाई बैग की, लगेज का बैग, उसमें लगेज बैग अलग होता है, हैंड बैग अलग होता है। आपको भी इसमें थोड़ा हो जाएगा अभी। तो मैंने देखा कि इतने इंच लंबाई ऊंचाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई हो सकती है, और इतना ये तीनों तरफ के उसके लगेज बैग का एक तय कर रखा है हवाई यातायात के लिए। तो मैंने वो नाप देख के, तो उस नाप जो हमने थैला खरीदा था, वो थैला तो इस नाप में बैठ नहीं रहा था। हैंडबैग के भी नाप दे रखे थे, हैंडबैग में तो खैर चलता था, छोटा बैग चलेगा। परंतु मैंने पूछा, काफी कोशिश की इधर उधर मित्रों से, टीचर्स जो थे और भी लोग थे कि यार ये तो लोग तो कहते मैं तो हाल दवाई जहाज में गया ही को नहीं, कोई गियो तो क्या, मैं तो एक लोग गियो, जो सामान तो हाथ की हो ही को नहीं। अब हम ज्यादा लोग जाएंगे तो सामान भी चाहिएगा, सर्दी का मौसम था, कश्मीर जाना था हमें। तो फिर बड़ी दिक्कत हुई, फिर मैंने नए थैले खरीदे उस नाप के। और जब वहां गया तो हमने सोचा भाई थैले की वजह से हम अटक जाएंगे, हमें जाने नहीं देंगे, रोक लेंगे। पर वहां गया तो देखा कि जिस प्रकार का लगेज बैग वहां लिखा था, वो कोई उसकी कोई पाबंदी नहीं देखी मैंने तो वहां पे। उससे काफी बड़े बड़े बैग लगेज बैग में जा रहे थे, दन्नाड़ चल रहा था सबका। परंतु अनुभव नहीं था, इसलिए हमें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। अब पता चला कि वो जो इतनी लिमिट रखी हुई है, वो लिमिट तो कागजी लिमिट है। लोग बड़े बड़े थैले लेकर के आ रहे हैं, हाँ ठीक है, थैलों में सामान क्या है, वो तो सब उससे गुजरता है, सुरक्षा के लाइन से। तो सामान अगर चाकू वगैरह ऐसी कुछ चीजें हैं, तो आपका लगेज अटक जाएगा। तो ये ये दिक्कत आ गई, क्योंकि अनुभव नहीं था। जिनको भी पूछा उनका भी अनुभव नहीं। ये हालत है हमारी। ये हालत इसलिए है कि हम एक साथ एक दिन में ज्यादा खर्चा, और बाकी दिनों में हमारा कोई खर्चा बर्चा कुछ है ही नहीं। बैठे बैठे मुट्ठी भींच के बैठे रहते हैं पूरी जिंदगी, कि कोई गिर नहीं जाए चवन्नी कहीं पे। और फिर एक दिन ही खुला कर दिया सारा। और इधर उधर देखते हैं लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लोग मेरे को अच्छा कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, लोगों की तरफ मुंह ताक रहे हैं। अच्छा कहाँ कहेंगे, तुमसे तो ज्यादा खर्च कर दिए लोगों ने, और तुमसे और भी ज्यादा खर्च करने वाला कहाँ है, इसकी सीमा क्या है। तो क्या हमारे यहाँ पहले कभी किसी रूप में, एक अगला प्रश्न है, चर्चा का विषय है, क्या हमारे यहाँ पहले कभी किसी रूप में सामूहिक विवाह प्रचलन में थे? हमारे यहाँ तो एक बहुत ही अच्छी परंपरा थी, परंतु हम ही उसके विरोध में खड़े हो गए। हम का मतलब मैं बताता हूं कि हमारे इस इलाके में जो नागौर, मुंडवा, मेड़ता, ये इलाका है, भोपालगढ़ वगैरह, इस इलाके में एक ही दिन शादी होती थी, आका तीज को। साल में 365 दिन में से एक दिन शादी होती थी, बाकी कोई शादी नहीं होती। आका तीज का शादी हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो फिर अगली आका तीज, इससे पहले कोई शादी नहीं होनी। किसी को पंडित को पूछने की जरूरत नहीं, शादी आका तीज को होगी जितनी होगी। पंडित मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो नहीं सही। शादी सबकी आका तीज के दिन ही होगी, इसके अलावा नहीं होगी। तो उसमें क्या दिक्कत हुई? उसमें दिक्कत हुई कि मैंने देखा कि बहुत बात आज से 40 साल पहले की है। मेरी बहनों की शादी थी, तो उसमें मैं प्लास्टिक की गिलास किराए पे लाया नागौर से। तो जितना उस प्लास्टिक की गिलास की कीमत होती थी, यूं शरबत पिलाने के लिए प्लास्टिक की गिलासें किराए पे लानी पड़ी। तो जितनी उसकी कीमत होती थी उतना ही किराया, और बाजार में गिलासें मिलती नहीं। वो तो टेंट वाले तो पता नहीं कहाँ से, जयपुर और से बाहर से मंगाते होंगे। बाजार में इस प्रकार आज की तरह सप्लाई नहीं थी, स्टील वगैरह के बर्तन भी नहीं थे उस जमाने में। तो हमने सोचा भाई प्लास्टिक की गिलास में
थोड़ा पिलाएंगे तो ठीक लगेगा। देखो उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, इतना भारी किराया। गांव में जैसे मेरी बहनों की शादी हुई या मेरी शादी हुई तो कहीं कोई सामियाना टेंट एक एक भी, चांदनी जिसे कहते हैं सामियाना की, एक भी नहीं मिलता था, क्योंकि किराया बहुत भारी हो जाता था। एक दिन में शादी बाकी दिनों में होती नहीं थी। तो हमारे गांव में कुछ लोगों ने तो एक एक सामियाना अपना बनाया शादी के लिए, जो अपने आप में पैसे वाले थे या कुछ और थे, उन्होंने ऐसा कुछ करके, क्योंकि कहीं कुछ होता है ना, परंतु उसमें लिमिट इतनी। और जैसे ट्रैक्टर का किराया देखो, ट्रैक्टर में बारात जाती थी उस जमाने में, और किराया बहुत भारी होता था उसमें। एक एक ट्रैक्टर 10-10 शादियां करवाता था। एक ट्रैक्टर में मेरे गांव से एक बारात गई तो 7 दूल्हे बैठे थे। 2 दूल्हों को चिमरानी में उतार दिया, 3 दूल्हों को नागौर में उतार दिया, 2 दूल्हे आगे डे चले गए, 7 दूल्हे। एक ही ट्रॉली में बारात थी 7 दूल्हों की। वापसी में सभी को लाइन में सीधा उधर से लेते हुए वो ट्रैक्टर आ गया और सातों से भी किराया लिया। ये तो हुआ सीधी लाइन का। सीधी लाइन अगर नहीं मिलती तो ये भी इधर उधर पूछते हैं कि वहां से वो बारात है तो वहां वो उस बारात को उतार के वहां से वो बारात उठाएगा, वहां से वो। एक ट्रैक्टर कई जगह घूमता और कई बार दूसरा दिन हो जाता तब तक ट्रैक्टर वहां पहुंचता नहीं, तो वो बहुत महंगा पड़ता था। हमने कहा यार ये तो मामला गड़बड़ है। दुकानों में हर चीज बहुत महंगी होती थी। भी न क्या होता, गदा लूटनी अटे इलाका में लोग कहता आका तीज ने गदा लूटनी क्यों डूबा। और मैं क्यों यार, अपन तो बेवकूफ, अपन लोग लूट रही, आप आका तीज क्यों करो ब्याह, कोई पहली कर दो, कोई पच्चे कर लो, पूनम का हरू करिया, पूनम का हरू करो कि और कणाई करो। आका तीज का कहीं, आका तीज का पंडित जैसे कहीं जीवता रह गए, लाड़दा मर जे गए, यूं करके रही एक हवा चल पड़ी और हमने वो आका तीज का दिन छुड़वा दिया। मैं भी शामिल हूं, बहुत सारे और लोगों की एक हवा चल पड़ती है, तो हवा चली और वो टूट गया। आका तीज का दिन वाला नियम टूट गया। तो आका तीज को एक शादी भी नहीं होती यहाँ पे, जबकि गांव में 50-50, 60-60 शादियां एक दिन में होती थी। तो वो बहुत ही लिमिटेड खर्चा होता था, वो एक तरह से सामूहिक विवाह था। परंतु वो तो हमने बंद कर दिया क्योंकि उसमें चीजें बहुत महंगी मिलती थी, इस चक्कर में हमने बंद कर दिया। इसी प्रकार मृत्युभोज के साथ विवाह होते थे, वो भी हमारे यहाँ पर समाज की मीटिंगें की गई कि मृत्युभोज के साथ कोई विवाह नहीं करेगा। बाड़मेर में आज भी होते हैं। हालांकि मृत्युभोज वाला तो थोड़ा वो एक मामले में ऐसा गड़बड़ था। देखो जिन्होंने मृत्युभोज पर विवाह करने की शुरुआत की वो क्रांतिकारी लोग थे। उनको पता था कि मृत्युभोज तो रुकने वाला नहीं है, तो करें क्या, इसके साथ में शादी कर लो। मृत्युभोज तो होना ही है, वो ये तो समाज में संभव नहीं हम मृत्युभोज नहीं करें। क्यों, खाने वाले तो आज भी इस युग में भी जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, हो जाते हैं मृतक के घर पर, कहते हैं सांत्वना देने, और बैठ जाते हैं थालियों पर, डकारें लेते हैं बड़ी बड़ी। तो घर वालों को पता है कि सांत्वना वांत्वना कुछ नहीं देने आए हैं, खाने के लिए आए हैं, इनके लिए नहीं बनाओगे तो क्या करेंगे, इनको सांत्वना देनी पड़ेगी। फिर मृतक के घर वाले क्यों भोजन बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि जो खाने के लिए आ रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारी। मैं जाता हूं तो टीचर साथ में होते हैं तो खाने के लिए टूट पड़ते हैं खाने पर। टीचर अकेले नहीं, पुलिस वाले भी टूट पड़ते हैं, तहसीलदार टूट पड़ता है खाने पर, थानेदार टूट पड़ता है। क्यों, वहां तो जमकर खाने का मौका मिलता है। तो जो परिवार बैठा है, मूंड मुंडाए बैठे हैं, जो मृतक के बेटे बेटी हैं, बेटे वगैरह हैं, भतीजे हैं, उनको पता है कि इन लोगों को नहीं खिलाया तो सांत्वना इनको देनी पड़ेगी। कल इनको हम कैसे हिम्मत बनाएंगे कि भाई खाना तो है नहीं, अब आप वापस कैसे जाओगे, ये रोने लग जाएंगे यहाँ पर। इसलिए यहाँ तो करना ही पड़ेगा। बट कि घनी मोड़ माड़ दी के दिन भाई मोड़ा पड़ जाए, अगर कोई चहल पहल नहीं है खाने पीने की तो वो सांत्वना देने आए वो खुद उदास हो जाते हैं एकदम से। तो जो जिन लोगों ने ये शुरुआत की उन्होंने कहा यार मृत्युभोज तो वैसे ही बंद नहीं होना है, तो साथ में शादियां तो करो।
परंतु उसमें भी बड़ी दिक्कत थी। डोकरा डोकरी ने मरण उड़ीक था, छोरियाँ मोटी मोटी हुई घर में। उसमें शादियाँ सिर्फ लड़कियों की सामूहिक होती थी, लड़के वाले तो अलग अलग बरातें लेकर के आते थे, कोई कहीं से कोई कहीं से, पर लड़कियों की करते थे। उसमें भी वही छोटे मोटे का बहुत ज्यादा अंतर। तो अब अपन बात करेंगे जाट सामूहिक विवाह के लिए खरनाल का ही चयन क्यों हुआ। खरनाल का चयन होने के पीछे कारण है कि तेजा जी का नाम है और ये बहुत बड़ा सहारा होता है। जैसे मैंने कहा सरकारी योजना हो जाए तो सहारा मिल जाए, इसी प्रकार तेजा जी के नाम का भी सहारा मिलेगा। कुछ एक दो जनों ने मुझे कहा कि यार नागौर में कर लेते हैं, अच्छी बिल्डिंगें हैं, किसान छात्रावास है, लेट बात कमरे वगैरह सुविधा है। नहीं, अब जब हम पहली बार कर रहे हैं तो खरनाल से करें, इसकी हेल्प मिलेगी हमें। लोग कहेंगे भाई खरनाल में है इसलिए चलना चाहिए, ठीक बात है, तो इसलिए इसका चयन हुआ है। और खरनाल में अगर हो जाएगा तो फिर खरनाल में तो होगा ही वो, तो फिर अगली साल कहेंगे भाई भोपालगढ़ में करो, नोखा मंडी में करो, मेड़ता में करो, चारों ओर इसको फैलाओ। इसके पड़ोस के इलाके में अगर करेंगे 50 किलोमीटर की दूरी पर, 60 किलोमीटर की, तो पहले वाले का सारा उहान मिल जाएगा। पिछली बार खरनाल महोत्सव बहुत अच्छा हुआ, हम भी करो। अब यहाँ टोंक में 20 साल से हो रहा है, पर यहां पर उसका क्या हेल्प मिले। टोंक में जो 20 साल से हो रहा है, टोंक नजदीक से नजदीक टोंक में ही हो रहे हैं, बाकी मालवा में तो खूब होते हैं उधर तो, और टोंक में हो रहा है। उसका अगर टोंक से मालपुरा में किया जाता, मालपुरा से किशनगढ़ में किया जाता, फिर डेगाना में, फिर नागौर में, इधर होता तो धीरे धीरे ये फैल जाता। परंतु वो तो टोंक वाले 20 साल से टोंक में ही कर रहे हैं, इधर दूसरी जगह उन्होंने सेलेक्ट नहीं की। अड़ोस पड़ोस में दूसरी जगह होते रहते तो ये फैल जाता, अब तक यहाँ आ जाता। हर 3-4 साल बाद में 50 किलोमीटर आगे के किसी कस्बे का चयन करके और चारों ओर ये फैलाने का होता तो अच्छा रहता। पर खैर, इसलिए हमें बहुत ही इसमें संघर्ष करना पड़ेगा इसकी सफलता के लिए। इसकी सफलता क्यों आवश्यक है, कुछ लोग कहते हैं सफलता इसलिए आवश्यक है कि हमने तय कर लिया है कि करना है तो अगर 5, 10, 15 जोड़े का करे तो वो थोड़ा यूं नहीं लगता, तो फिर बड़े पैमाने पर होना चाहिए। जाट तो यहाँ बहुसंख्यक आबादी है, तो इसकी सफलता जरूरी है। इसकी सफलता के साथ ही फिर विष्णुओं में भी होंगे, सब में होंगे। इसकी सफलता सबके लिए मार्गदर्शन करेगी, और इसकी असफलता फिर कभी उठने का नाम नहीं लेगी, फिर कभी हो नहीं पाएगा। फिर तो 10 साल 15 साल बाद में सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसकी सफलता तो बहुत जरूरी है। इसकी ये जितना बड़ा सफल और होगा उतना ही आगे ये अच्छा मैसेज आएगा। तो सफलता तो इसकी आवश्यक है, इसलिए जो भी इस सोच के लोग हैं वो बड़ी कोशिश करें इसमें। और अब अगला बिंदु हमारा रखा हुआ है कि इस आयोजन में जोड़ों को सम्मिलित करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों या शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में से किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए और क्यों, या ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। क्या है कि अभी तक मैंने देखा है कि जैसे नागौर की मीटिंग में आरुषि जी ने कहा था, और उसके बाद में जो भी लोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं यार उस गांव में पता करो शादी किसकी करनी, उसका वो अपने पड़ोस में नहीं देख रहे भाई नागौर शहर में किन किन की शादियां होनी है। शहर वालों की सामूहिक विवाह में नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शहर वालों के पास पैसा, जैसे माड़ी समाज में कहा जाता है कि मंत्री के बच्चे की शादी होती है, उसका तो बहुत अच्छा मैसेज आता है। बाकी वाले अरे हांडो बाढ़ हो रही फाड़े रिगदिया तो बस लार निकल जावे, हमने टके हुए हांडो है ना वो बाढ़ फाड़ ले वजह ना रिगदिया विगदिया बे भी लारे निकल जे, रिगदिया कोई बाढ़ थोड़ी फाड़े जे। तो बाढ़ फाड़न वाला तो हेर वाला भी बेड़ा होना जरूरी है। कोई गाँव में नहीं करे, गाँव में जाए क्या कोई विधवा है कहीं भी, कोई बच्ची है कहीं, या बिंक नहीं करो नहीं। मेरी मान्यता है कि कुछ उन पैसे वाला लोगों को आगे आना पड़ेगा अपने बच्चों की शादी करने में। हाँ, भविष्य में ये मानते हैं कि वो सबके काम आएगा, गरीबों के ज्यादा काम आएगा, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके ज्यादा काम आएगा, परंतु जो संपन्न लोग हैं उन्हें भी आगे आना चाहिए इसमें।
कि हम करते हैं हमारी शादी बच्ची की, क्योंकि संपन्न और फिर शहर, मैं शहर ग्रामीण का क्यों फर्क डाल रहा हूं, गांव में भी संपन्न मिल सकते हैं। गांव में सामाजिक दबाव व्यक्ति पर ज्यादा होता है शहर में, शहर की अपेक्षा। गांव में कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या कंडीशन है, पूरे गांव की नजरें होती है हर घर पर, हर व्यक्ति पर। शहर में ऐसा नहीं है, ऐसा कम है। गांव में जो गांव की नूत पात है उसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है, शहर वालों को ये जरूरी नहीं है इतना। शहर में पुरानी नूत पात है नहीं, नागौर में जैसे है, जोधपुर में तो कुछ एक वर्षों पहले ही जाके बसे हैं, उनकी क्या पुरानी वहां की नूत पात होगी, तो वो उनके चल जाता है। तो शहर वाले, इसमें मेरे हिसाब से शहर वालों को तो कन्विंस करना ही चाहिए। शहर वालों पर नजर ही नहीं रखें अपन, उन पर ध्यान ही नहीं दें कि भाई इनके भी तो बच्चा है, इनके भी बच्ची है, आप चलो, आपका आपका ठीक रहेगा। वो हम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे देखे शहर वालों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, केवल ग्रामीण लोगों पर, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों पर ध्यान नहीं देकर के शहर वालों पर भी दिया जाना चाहिए। शहर वालों के सरलता अधिक रहेगी अपेक्षा ग्रामीण की। गांव का आदमी सामाजिक गुलामी जीता है, गांव के आदमी पर समाज का सामाजिक दबाव, सामाजिक आतंक, दहशत ज्यादा होती है शहर के बजाय। शहर में कोई किसी पर इतनी उंगली नहीं उठा सकता जितनी गांव में उठा सकता है। तो मेरा मानना है कि शहरों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए गांवों के साथ साथ। जबकि अब तक मैं देख रहा हूं सभी लोग दौड़ दौड़ के गांव में जाके पूछते हैं कि खरनाड़ में गुणा करना, पालड़ी में, बनगांव में, बागरोद में। अरे तो थांग नागौर में ही तगड़ा बैठा हो तो हमको कितना जोड़ा तैयार करिया होता है बे के नागौर वाला था कहीं को, तो क्यों भाई? नहीं, ये बिल्कुल, ये जो नागौर वाले ये गलत सोच रहे हैं। नागौर वालों को पहले तैयार होना, हम उनके पीछे चलेंगे। नागौर वालों के बिना हमारी औकात क्या है? नागौर, जोधपुर जो बड़े शहरों में रहते हैं उनकी कुछ हैसियत भी होती है। और क्रांति में तो क्रांतिकारी तो वही होने चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हैं। आप भेड़ चराने वाले से क्रांति की अपेक्षा करते हैं, ये नहीं चलेगा। तो मेरा मानना है कि शहर में भी, शहर के में जो शादियां होनी है अगले 2-3 महीने में, उन पर भी उतना ही फोकस किया जाए जितना गांव पर किया जाए। मैं इन्हें नहीं कहता गांव पर मत करो, गांव पर भी करो, परंतु एक तरफा नहीं। हम गांव वाले तैयार हैं, हम तो कर रहे हैं मेहनत गांव में। शहरों पर भी ये होना चाहिए, क्योंकि शहर वाले के लिए अलग सरलता ज्यादा रहेगी गांव के बजाय। गांव में तो फिर शहर वालों के पीछे पीछे गांव वाला भी पार पड़ जाएगा, आराम से चलेगा कि शहर वाला ही कर रहे हैं, फलान जी कर रहे हैं। तो गांव वालों की हिम्मत रहेगी। गांव में कोई बोलेगा कि बट करो दिन मान कौन जिम्मा हो गई, तो यार बे हेर वाला ही कर रही है, यूं कहीं करो, तो एकदम उसको, उसके पास पावर होगा। तो ये मेरे हिसाब से दोनों तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। निवासी स्थान, एक तरफा निवासी स्थान पर नहीं दे। अब हम इस आयोजन की सफलता के लिए क्या प्रयास करें, ये आयोजन सफल रहे, क्यों मैं कई दिनों से ये चिंता करता रहता हूँ। हालांकि मैं तो पिछले 2 महीने से बीमार हूँ लगभग, स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, पर ठीक नहीं हूँ इसलिए, पर चिंता तो कर ही रहा हूँ, इधर उधर बातचीत भी करता हूँ किसी से। तो मैंने जो देखा है कि इसकी सफलता के लिए हम क्या क्या करें तो हम ठीक पार पड़ेंगे। तो ये मेरा जो देखना है उसमें मैंने ये देखा, एक तो कि हमें इसके लिए किस परिवार के लोगों से संपर्क करना चाहिए, कौन से परिवार के, क्या गरीब परिवार के, क्या पैसे वाले परिवार के, क्या पढ़े लिखे परिवार के, क्या खेती बाड़ी से जुड़े परिवार के, क्या अपने नजदीकी रिश्तेदार से, अपने भाई से, अपनी बहन से, या जो अनजान है उनसे। तो इसमें मैंने देखा कि हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए अपने सबसे ज्यादा विश्वास, फेथफुल जो व्यक्ति है उस परिवार से, जो परिवार हमारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा, तब हम उससे बात कर पाएंगे। बाकी आप अनजान आदमी से बात करोगे कि तुम सम्मेलन में शादी कर ले चल,
तो पता नहीं वो क्या सोचे, वो उस बात का बतंगड़ कहीं और कुछ और नेगेटिव बना दे। तो हमें उस विश्वास पत्र की ये किसी को कहेगा नहीं। हम इससे बात करते हैं भाई इस प्रकार की योजना आई है, और इस योजना में जो पहले पहल भाग लेंगे वो बलदेव राम मिर्जा होंगे, वो सर छोटू राम होंगे, वो भगत सिंह होंगे। ये जो गुलामी हम जी रहे हैं अभी सामाजिक, इसकी आजादी की लड़ाई में भगत सिंह वो है जो सबसे पहले अपने बच्चे की शादी करेगा। ये हमने सोचा है, माना है, आयोजन करता ये मानते हैं कि जो अपने बच्ची की शादी करेगा वो भगत सिंह है। तो उसमें उसको थोड़ा, तो भाई क्या करें, भगत सिंह की भूमिका में हम हो सकते हैं। हमें फांसी भी नहीं चढ़ना पड़ेगा, सिर्फ यही है दो चार ये भूखमरे लोग हैं, ये ची ची करेंगे गांव में कई दिन तक, पड़े करेंगे, नाम निकल जाएगा, दुनिया याद करेगी कि खरनाल में जब सन 2024 में जब हुआ था तो फलां गांव के फलान जी ने अपने बच्चे की शादी की, फलान जी ने अपने बच्ची की शादी की। ये है नींव के पत्थर जिनकी वजह से आज ये सामूहिक विवाह का सिलसिला चल पड़ा। जब ये प्रचलन में आ जाएगा, जब ये आजादी हो जाएगी चारों ओर, तब आजादी के दीवानों को याद किया जाएगा कि हम तो गुलामी में जीते थे, गांव वालों से डरते थे, गांव वाले क्या कहेंगे। गांव ये पहले जिन लोगों ने हिम्मत बढ़ाई है, उस गांव के फला आदमी थे, उस गांव के वो थे, उस गांव के वो थे। जिस प्रकार ठाकरों के सामने जब पहले जो लोग आगे बढ़े थे जागीरदारों के जुल्मों के खिलाफ, जैसे आसोप में पांचाराम जी भाकल, भाकरोद में हीरा राम जी, नारवा में श्री राम जी सोऊ, अष्टोड़ा में भाई सेंगबा थे, नाम भूल रहा हूं मैं बाबा का। तो ये जो लोग थे, वैसे बलिदान भी वे डूंगर राम जी दाड़मी में, तो ये जो लोग थे उनको आज याद किया जाता है कि वो थे जिन्होंने इतनी हिम्मत की, ठाकरों की आंख में आंख डाल करके बात करने की हिम्मत की, मौत की परवाह नहीं की। तो जब ये सामूहिक विवाह का प्रचलन चलेगा पूरे मारवाड़ में, तो कहा जाएगा कि जब खरनाल में पहल हुआ था तो शिनोद के फला आदमी ने ऐसा इसमें भाग लिया था और कहा था मेरे बच्चे की शादी करो, आप मेरी बच्ची की करो। ठाडोकण में उसने हाँ भरी थी। ये थे भगत सिंह के परिवार के लोग, इन्होंने इस क्रांतिकारी कदम, ये हीरो हैं, ये नायक हैं, ये होना चाहिए। तो ये बात हम करेंगे जाकर के, जिनसे करेंगे कि भाई देखो तुझे में हिम्मत हो, और एक डरपोक आदमी से बात नहीं करनी है, वो चाहे अपना नियरेस्ट भाई भी हो। भाई भी अगर ज्यादा डरपोक है तो सुन नहीं, थोड़ा हिम्मत वाला हो, कम डरता हो लोगों से, उससे कहेंगे। हमारा विश्वास पात्र हो। उस परिवार में भी किस व्यक्ति से कहेंगे अपन बात, जो ज्यादा क्रांतिकारी लगता हो हमको, जो ज्यादा दकियानूसी नहीं हो, ज्यादा रूढ़िवादी नहीं हो, उससे करेंगे। चाहे वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है, दादी भी, माँ भी, किसी घर की स्त्री ज्यादा यूं लगती है तो उससे करेंगे। देख लो, करना है तो पहला काम है, और पहले काम में जो आगे बढ़ेंगे वही तो मार्ग निकालेंगे, रास्ता वही तो तैयार करेंगे। रास्ता होगा तो फिर तो कोई चल देगा। जे तू हिम्मत करसी तो नयो मार्ग निकले ला रे, मुर्दा पतला हीणा मीणा होरा पार पड़े ला रे। तो उस परिवार के, फिर उस परिवार के सेकंड जो कम रूढ़िवादी है उससे बात करेंगे, फिर करके फिर पूरे परिवार को विश्वास में लेना। ये नहीं है कि लड़के लड़की को नहीं कहा अपन ने, पूरे परिवार को फिर वहां रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करना। लड़के लड़के से भी बात करना जरूरी है। हमने एक छोटी सी घटना, छोटी नहीं वो तो बहुत बड़ी घटना हो गई, करनू की घटना है 4 महीने पहले की, पता हो तो, माड़ी जाति का कोई परिवार था और लड़की ने अपने पिता को मार दिया सामूहिक विवाह में। विवाह से वो नाखुश थी कि मेरा विवाह सामूहिक में क्यों कर रहे हो। अखबारों में खबर छपी कि घर के हालात देख सामूहिक सम्मेलन में शादी करवानी चाहिए, तो बेटी को नागवार गुजरा और पिता को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ये देखो, खबर छापने वाले भी बड़े बदमाश लोग हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही शादियां करेंगे सामूहिक विवाह, ये नहीं सोचना चाहिए।
कोई भी कर सकता है सामूहिक विवाह में शादी। जरूरी है कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाला ही करे, परंतु वो उस गरीबी को पहले उजागर करना चाहते हैं। तो वो बहुत ही गलत घटना हुई, कारण कि उस बच्ची को विश्वास में नहीं लिया बाप ने। और वहां तो प्रचलन तो चल रहा है, लंबे समय से चलन था, मतलब बाप को क्या पता था कि बेटी इतनी नाराज हो जाएगी कि एक दिन उसे मार भी देगी इस बात के लिए। तो संभावित परिवार के क्या, उन्हें क्या कहकर इस मुहिम से जोड़ें, उन्हें क्या कहना है? उन्हें एक बात और कह सकते हैं हम, गांव में फिर तो गांव वालों और शहर वालों का ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। एक बात मैंने देखी है कि गांव के कई लोग शहरों में रहते हैं आजकल, नागौर, जोधपुर, हमारे इलाके के, तो वो लोग वहाँ शादी करते हैं या गांव में चावल दे देते हैं घर घर, या कार्ड दे देते हैं कि भाई शादी है फलाना का लड़का की या लड़की की, जरूर आनो है, कि भाई शादी कटे, शादी जोधपुर है। तो फिर जोधपुर जिनको जाना होगा वो जाएंगे, बहुत कम लोग जा पाते हैं, जितने जाएंगे वो ही जाएंगे, इसमें क्या है? ये थोड़ा ही है वो कह रहे हैं जोधपुर तो मवाई जी तो शादी खातर तो करी थी कोने जोधपुर करें शादी। तो जब जो जोधपुर शादी करके चावल दे सकते हैं, तो क्या हम खरनाल में शादी करके गांव में कार्ड नहीं दे सकते सबको? क्या एक ऐसा कार्ड नहीं हो सकता? कार्ड का मतलब व्हाट्सएप से कार्ड दो चाहे कैसे, मैं तो व्यक्तिगत कार्ड के तो इतना पक्ष में नहीं हूँ। व्हाट्सएप से भी जो भी मैसेज है जाता के घर घर जाके बात कर दी जाए, भाई आका तीज को शादी है हमारे बच्चे की और शादी करनाल में है और आप सादर आमंत्रित है सिगरी नू। तो अब आऊं पूगी जी तो पूगो मांगे करा जोधपुर वाला एट गाँव में नूता देवे तो करनाल को नू तो कौन क्यों देवा गाँव में? तो ये नू तू दे दो पूरा गाँव में पच के ही है जो सामूहिक विवाह में कर लियो। तो फलाना जी था जोधपुर में क्यों करियो सब मान कौन क्यों था? बे नागौर में करी शादी, बे मेड़ता में शादी करी, बानत कौन क्यों थे? तो ये एक, तो मेरे हिसाब से रिश्तेदारों को तो सबको वैसे ही सामूहिक विवाह में आमंत्रित किया जाना है, किया जाता है, सब में ही परंपरा है। जितने भी बहन फूफा मामा बुआ जितने भी हैं उनको सबको वही जो यहाँ पर शादी घर पे शादी करते हैं वैसे वैसे उनको आमंत्रित किया जाता है सबको कि ये चलना है शादी है, और वो आते भी हैं। गांव वालों को भी नूत दे दो, जितने आएंगे वहां कोई कमी नहीं है खाने पीने की व्यवस्था की, तो क्यों नहीं सभी को दो नूता। जितने गांव में से 10 आदमी चलेंगे 20 चलेंगे तो चल देंगे, जितना चल पाएंगे चलेंगे, इसमें क्या है? तो मेरे हिसाब से सामूहिक वो नूता दे दें तो गांव वालों की थोड़ी सरलता और हो जाएगी। ये तो मेरे विचार थे। अब मैं आपकी तरफ, मैंने देख तो रहा हूँ काफ़ी समय से कमेंट आ रहे हैं। कैलाश जी सो, हाँ प्रणाम। राम प्रसाद जी खरनाल से, राम प्रसाद जी धोड़िया खरनाल से सही आवाज़ आ रही, हाँ ठीक है। डॉक्टर सुभाष जी खोजा, सुभाष जी भी सुन रहे हैं। खमरा राम जी नेटवर्क वाली बात ही है। हाँ राम राम जी ठोलिया जी, रोहित जी चौधरी राम राम सा। हाँ कैलाश जी सो अभी तक सही आवाज़ आ रही है, हाँ ठीक है। टोंक का राम प्रसाद जी कह रहे हैं टोंक में होते हैं। भाई काला साहब पहले खरनाल और वहाँ के बारे में पता करें, उसके बाद इस स्थान के बारे में चर्चा करें, क्योंकि पूरा पात्र ही काल्पनिक है, उनके अनुयायी महाकाल्पनिक है। अब देखो काला साहब वो तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी हम जोड़े तैयार कर रहे हैं। शादी अगर खरनाल नहीं होगी तो नागौर में कर लेंगे, कहीं भी कर लेंगे। खरनाल में कौन दिक्कत कर रहा है वो भी देख लेंगे, उनसे भी मिल लेंगे। आप अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो राम प्रसाद जी धोड़िया 10 मई का तीज को टोंक में 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। विवाह तो वहाँ सैकड़ों में होते हैं, जाटों का 21वां। कैलाश जी सो भोपालगढ़ में माली समाज का हुआ, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, गया था देखने के लिए भी। ये जो जाते हैं देखने के लिए, जैसे नागौर में हनुमान बाग वगैरह में जो जाट रहते हैं उनको भी निमंत्रण होता है माली समाज के विवाह में, तो वो जाते हैं देखते हैं, कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं कि हमारे भी ऐसा हो तो ठीक रहे। हाँ जोगा राम जी ताड़ा राम राम सा, राम प्रसाद जी गोदारा, दिनेश जी बिड़िया सर, हाँ सभी को राम राम प्रणाम। BL कटारिया जी, राम प्रसाद जी धोड़िया। सामूहिक विवाह में 7 फेरे लेने वाले जोड़े को बाद में किसी जाट सम्मेलन में या तेजा दशमी को सम्मानित करना चाहिए। हाँ ये होना चाहिए, किंतु वही तो है सबसे बड़ा क्रांतिकारी। मेन पॉइंट पर आओ। मोकाला जी कह रहे हैं पता नहीं,
हाँ भाई, कैलाश जी शुरुआत तो करने को तैयार है गुरुजी, लेकिन बच्चे छोटे हैं अभी तक, नहीं तो जोधपुर से रजिस्ट्रेशन करवा देता। कैलाश जी तैयार है, बहुत क्रांतिकारी आदमी है कैलाश जी, हिम्मत है, क्रांतिकारी आदमी है, फिर हिम्मत है, फिर घर वालों से भी, रिश्तेदारों से भी, सबसे सबको मैनेज करने की हैसियत रखते हैं। क्योंकि शादी कोई एक अकेले अपने बच्चे या बच्ची की नहीं होती है, सामने वाला रिश्तेदार भी होता है, वो कहीं ये बात करते ही बिदक नहीं जाए, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। दरियाव जी चौधरी, भंवर राम जी खींचड़, राम प्रसाद जी धोलिया, सम्मेलन को गति मिले तब तक छूट रहे तो अच्छा रहेगा, जल्दी गति मिलेगी। हाँ, छूट का मतलब ये कह रहे हैं कि भाई गांव में भी कर लो, जीवन भी तो भाई वो ठीक है, छूट रखो, अपनी अपनी सोच है। छूट रखोगे तो वो भी उतना ही बड़ा आयोजन गांव में करना पड़ेगा जितना, वैसे सम्मेलन में शादी हो जाएगी और गांव में वो वैसा वैसा शादी का फंक्शन, आशीर्वाद समारोह समझो कुछ भी उतना ही वैसा ही हो जाएगा, तो सम्मेलन की शादी का कोई औचित्य रहेगा मुझे नहीं लगता। प्रेम सुख जी जाट, क्योंकि अनुभवी लोग हैं जिन्होंने पहले सम्मेलन में जहाँ शादियां हो रही है, वो लोग 1 साल की प्रतिबंध रखते हैं, 1 साल बाद में कर लेना, 1 साल तक जितनी गालियां खानी है खा लो, कोई सुनना पड़ता है सुन लो। इतनी तो हिम्मत क्रांतिकारी नहीं करेंगे तो भगत सिंह कोई ऐसे ही थोड़े होते हैं फांसी के फंदे पर झूलते हैं लोग। ये तो सुनना है 2-4 बातें दो लोगों से, अरे ये किन से सुनना है? वो भिकमंगों से जो खाने के लिए पेट के लिए मरते हैं। राजेश जी रतकुड़िया, राम स्वरूप जी चौधरी, राम राम जामा साहब जी, राम स्वरूप जी जो समाज में बहुत ही शानदार कार्य शुरू हो रहा है, राम स्वरूप जी कह रहे हैं। जोधाराम जी जाजड़ा, सुरेश जी काला, बिल्कुल जी, देवाराम जी जाकड़ा, हाँ राम राम सा, देवाराम जी तो क्रांतिकारी है सब, बहुत बड़े क्रांतिकारी है। देवाराम जी से मिलना था, अब पिछले 2 महीने से तो थोड़ा ठीक भी नहीं चल रहा हूँ, उधर जाना भी है, देखो कब होगा मिलना। सूरजाराम जी सियोल, जाकर साहब से जल्दी मिलने की कोशिश करूंगा घर आकर के। राम स्वरूप जी चौधरी, पाखंड मुक्त समाज बनाओ साथियों, अब समय बदल रहा है, युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। सहदेव जी रोज खजवाना, राजेंद्र जी गोदा रावत सिंह, राम स्वरूप जी जमाना बहुत बदल गया, बेरोजगारी महंगाई बहुत और बढ़ेगी, काम करने वाले रोबोट आ गया, अब अपने समाज की युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। महेंद्र जी गाड़वा, भाई साहब आपको सैल्यूट, राम स्वरूप जी कह रहे हैं। हाँ तो मैं तो बहुत चर्चा कर रहा हूँ अभी। राम स्वरूप जी, अपने समाज में युवा पीढ़ी को 2 काम कर लेना चाहिए, एक नशा मुक्त समाज, पाखंड मुक्त समाज। राम स्वरूप जी क्या है कि अंधविश्वास से परे रहने वाले व्यक्ति हैं। तेजाराम जी थाकड़ा, राम राम सा तेजाराम जी। राम स्वरूप जी, समाज में जमीनें नहीं बचेगी साथियों, जागो और जगाओ भाइयों। रवि राज थिरोदा, नमस्कार साहब। हमार साहब जी को राम राम, राम स्वरूप जी, हाँ सभी को राम राम प्रणाम नमस्कार। तेजाराम, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हो सर। जयराम जी, देखो कार्य करने वाले, मैं तो सिर्फ व्हाट्सएप का ये एक लाइव कर रहा हूँ, करने वाले तो मेहनती लोग बहुत सारे और होंगे, कि मैं तो विकलांग भी हूँ वैसे, तो विकलांग आदमी क्या है, जबान चला सकता है अपने। सोहन जी खिलेरी वाचिंग, सोहन जी भी फोन रख रहे हैं आजकल ऐसा। सुनील जी पिचकिया, खैरात राम जी भाई, महेंद्र जी पिचकिया, महेंद्र जी गाड़वा, हाँ महेंद्र जी गाड़वा, महेंद्र जी गाड़वा नहीं, ये कोई दूसरे महेंद्र जी। महेंद्र जी गाड़वा काफ़ी दिनों से लाइव कर रहे हैं, इसके लिए बहुत समर्पित व्यक्ति हैं। महेंद्र जी गाड़वा है, राम नारायण जी चौधरी है, ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मैंने देखा है। राम प्रसाद जी धोलिया खरनाल, लाइव देखने वाले सभी साथी कल खरनाल पहुंचे, मेरे समाज हित में सुझाव दें, कुछ जिम्मेदार हिस्सा भी बने। जयराम जी, ये अपील है राम प्रसाद जी धोलिया की तरफ से खरनाल से। जेठाराम जी, ये आमंत्रण है हमको, जेठाराम जी बागड़िया, ओ जयराम जी बागड़िया जेठाराम जी का नाम है, ठीक, राम राम सा जेठाराम जी। आका तीज के बाद पूनम को होने लगी गुरुजी, हाँ तेजाराम जी को याद है, फिर पूनम और फिर तो बस पूछो ही मत, अब तो आका तीज को तो बिल्कुल होते ही नहीं है, भाई भाई के और भाई भाई के कहते थे। राम प्रसाद जी दौड़िया कह रहे हैं, जेठाराम जी बागड़िया, हाँ साहब। माँ का तो टपरी ही डेरा वास्ते 2 गड़े पानी के और शरबत की मनवार। हाँ, डेरा वास्ते टपरी होती, खेलियां हेठे डेरा देता,
शिव कुमार जी रायल जोग, जगराम सिंह जी मार साहब है। हाँ भाई मोहन लाल जी, गुरु जी 60 वर्ष की उम्र में आप पहली बार जहाज में बैठे हो तो ये विचारणीय विषय है। इसका कारण ये नहीं है कि आपको जानकारी नहीं, इसका कारण यह है कि आप आधुनिक वित्तीय शिक्षा से बिल्कुल ही वंचित रहे हो, और हमें इन सामूहिक विवाहों के साथ साथ वित्तीय शिक्षा की भी जरूरी करनी चाहिए। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग, पूंजी स्कीम्स के इतर निवेश यथा फ्यूचर प्लानिंग, हेल्थ इंश्योरेंस आदि से जुड़ी हो, तभी सबका भला होगा। बाप जी कोई जुआ सट्टा में मत बजाए देते हैं फ्यूचर प्लानिंग का नाम। किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वह हमेशा जूते पहनकर मोजे पहनने की कोशिश करता है, शर्ट पहनकर, जूते पहनने के बाद में मोजे, शर्ट पहनकर बनियान पहनने की कोशिश करता है। उसको पहले क्या करना चाहिए ये कभी नहीं सोचता। ठीक है, जीवन पर रगड़ रगड़ के जीता है, ये मिलती जुलती बात ही कर रहे हैं, मेरे पक्ष में ही कर रहे हैं। हाँ भाई तेजाराम जी उट्टा, ग्रेट वर्क आपका भी। कैलाश कृष्ण गोपाल जी, बेरू राम जी सिवर, पहले बड़े घराने वालों को करना चाहिए। नहीं नहीं, सभी को साथ, मतलब बड़े घरानों को टाला नहीं जाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। कल को कहते तुम्हारे पास तो पैसे, तुम नहीं भाई तुम अलग रहो, अभी हम गरीबों का करेंगे पहले, ऐसा नहीं हो। पैसे वालों के संबंध में भी सोचना चाहिए। उनका बच्चा बड़ा है तो उनसे भी बात कर लो, आपके मित्र है, भाई है, बंधु है, बहन है, बहन के घर में पैसा ठीक है तो बहन से भी बात की जा सकती है। गिरधारी राम जी, राम प्रसाद जी दुखड़िया, सही बात है। हाँ, ओटो हो रहा चाला, ओटो मोटूड़ा ओट हो जाए। क्रांतिकारी तो विचार होता है, छोटे बड़े का फर्क नहीं होता है। बेरू राम जी सीवर, बहुत ही सराहनीय कार्य। नेम जी सोमरवाल, नेम जी क्रांतिकारी व्यक्ति है। इससे अच्छा काम समाज को मजबूत करने का और कुछ नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल समाज को सुधरना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और आमदनी घट रही है, इसलिए खर्च कम करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो लोग जितना जल्दी खर्च पर कंट्रोल कर लेगा उतना ही ज़्यादा फायदा में रहेगा। देवाराम जी गोरछा अच्छी पहल है। सुखराम जी सियाग, निर्मला जी कुरीवाल, हाँ राम राम सा सभी को राम राम। देवाराम जी गोरछिया, बाणिया तो पुष्कर में शादी करते हैं गुरुजी, करनाल क्या दूर है। हाँ करनाल तो और ही नज़दीक है। सोनलाल जी गोदारा, मुकेश जी जाट जाइल। चलो हो गई अपनी बातचीत, हो गई काफ़ी। और आज शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं रही है। कल बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे थे, कल नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। हाँ तो जुड़ कोई नहीं रहा था, पर नेटवर्क की प्रॉब्लम वो नहीं रही, ये अच्छा रहा। जुड़ लेंगे, बाद में देख लेंगे जिनको देखना होगा। आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें। थैंक यू। एक बार फिर आप सभी को राम राम, प्रणाम, नमस्कार।